आप तो बहुत लेट आए हो। अब तक कहां थे? एक बार इस वीडियो के व्यूज तो चेक करो। अब तक इस वीडियो को 5 लाख लोग देख चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस वीडियो में स्वर संधि को सीखने के लिए दुनिया की सबसे सिंपल सी ट्रिक बताई है, जिससे तुम चाह कर भी आंसर गलत नहीं कर पाओगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, बस इतना कर लेना। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। संधि को समझने के लिए वर्णों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। कैसी नॉलेज? आइए थोड़ा बता देता हूं। जैसे बेसिक नॉलेज है, जैसे ये सभी वर्ण हैं, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी वर्णों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी स्वर हैं और बाकी बचे हुए व्यंजन हैं। स्वरों को दूसरे शब्दों में मात्राएं भी कह देते हैं। और ये जो आप व्यंजन देख रहे हैं इनमें स्वर भी मिले हुए हैं। मतलब जैसे क में अ स्वर मिला हुआ है, जैसे कुछ इस तरह से आप लिखोगे तो आपको क जमा अ इस तरह से लिखना होगा। मतलब आधा क और अ मिलकर ये पूरा क बनाते हैं। और सिर्फ क ही नहीं, इन सभी व्यंजनों में अ वर्ण मिला हुआ है, अ मात्रा मिली हुई है, ये भी ध्यान रखना। और अगर अ स्वर ना हो तो ये सभी व्यंजन आधे हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। और अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ची को आप अलग करके दिखाओ तो कई बच्चे कैसे करेंगे? कई बच्चे इसको च जमा अ जमा ई यानी बड़ी ई कर देंगे इस तरह से। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि ये गलत है, ये तरीका गलत है। किसी भी व्यंजन में मात्रा एक से ज्यादा नहीं लगती, इसीलिए इसको ऐसे अलग करते हैं। एक और देखो, मो। अब मो को अलग करें तो म जमा ओ इस तरह से हो जाएगा। तो आपने जो अब तक सीखा ये आपके लिए संधि सीखने के लिए पर्याप्त है। मतलब संधि सीखने के लिए यहां तक नॉलेज होनी चाहिए। अब संधि देखो, लेकिन उससे पहले आप इसको अलग करके दिखाओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चे सही होते। देखो, संधि है क्या? 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे महा जमा उत्सव, अब यहां महोत्सव हो जाएगा। आ और उ जुड़ जाएं तो ओ बन जाता है, तभी तो महोत्सव हो गया। अब ये ओ कहां से आया? ये आया संधि से। इसी परिवर्तन को तो संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि को ही समझने वाले हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जहां स्वरों के मेल से परिवर्तन उत्पन्न हो वहां स्वर संधि होती है। जैसे परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। परम के अंत में अवर्ण और ईश्वर के शुरू में ई वर्ण, यानी दोनों ही स्वर हैं। इसीलिए ये दोनों स्वर होने की वजह से यहां पर भी स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसको हम ट्रिक से बहुत आसानी से समझ लेंगे। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और लास्ट के यण और अयादि संधि। पहले दीर्घ संधि देखो। दीर्घ संधि को समझने के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है, बस। इसकी सहायता से आप दीर्घ संधि की परिभाषा भी याद रख लोगे और इसके उदाहरण भी आसानी से हो जाएंगे। कैसे? पहले इसको समझ लो। देखो, अ या आ के बाद अ या आ ही आ जाए तो वहां परिवर्तन आ ही होगा, ठीक है। जैसे पुस्तक जमा आल्य। अब पुस्तक के अंत में क्या है? अ, और आल्य के शुरू में क्या है? आ। तो अ और आ मिलकर आ ही बनाएंगे, तो क्या बनेगा? पुस्तकालय। तो ये जो का आया है ना, तो क के आ लगा हुआ है, तो ये आ यहीं से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक आधा और उदाहरण देखते हैं। विद्या जमा आल्य। विद्या के अंत में आ और आल्य के शुरू में भी आ, तो आ और आ मिलकर आ ही बनाएंगे, तो बनेगा विद्यालय, यानी आ ही रहा ये। वैसे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो इन दोनों में जो बड़ा है वही परिवर्तन होगा, ठीक है। सेम चीज यहां भी होगी। ई या ई यानी बड़ी ई के बाद यदि ई या ई आ जाए तो परिवर्तन बड़ी ई ही होगा। जैसे रवि जमा इंद्र। रवि के अंत में छोटी ई और इंद्र के शुरू में भी छोटी ई, तो ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, तो ये बनेगा रविंद्र, यानी बड़ी ई हो जाएगी। इसी तरह से उ वाला भी आप समझ गए होंगे, है ना। अब उदाहरण देखो उ वाले, जैसे भानु जमा उदय। अब भानु के अंत में छोटा उ और उदय के शुरू में भी छोटा उ, तो छोटा उ मिलकर बड़ा उ बनाएंगे, तो ये बन जाएगा भानुद्य, यानी
नू बड़ा हो जाएगा। यहां पर छोटे ऊ की मात्रा थी और यहां आते आते परिवर्तन में बड़े ऊ की हो जाएगी। और ये तीनों डायग्राम दीर्घ संधि के ही है और इनकी परिभाषा भी इन्हीं डायग्राम से ही याद हो जाएगी। जैसे दीर्घ संधि की परिभाषा है अ या आ के बाद अ या आ जाए तो आ, ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो ई यानी बड़ी ई, और ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ परिवर्तन होगा। ये परिभाषा ही बोल रहा हूं, सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही लिख देना अगर एग्जाम में आ जाए तो। दीर्घ संधि की यही परिभाषा है और यही आपके सामने लिखी हुई है। अब इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन कौन समझ गया है। अब गुण संधि, ये गुण संधि का डायग्राम है और ये गुण संधि का डायग्राम एक ही है, बस दीर्घ संधि की तरह तीन तीन नहीं है। और दीर्घ संधि में ही तीन डायग्राम थे, बाकी जितने भी संधि बच गई हैं उन सब के डायग्राम एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे समझो इस बात को, क्या यानी इस डायग्राम को समझो कि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो ए, अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो ओ, या फिर अ या आ के बाद री मिल जाए तो अर बन जाता है। और यही जो मैंने अभी बोला वही सेम टू सेम इसकी परिभाषा भी है जो आपके सामने है। उदाहरण देखो, परम जमा ईश्वर। अब परम के अंत में अ और ईश्वर के शुरू में बड़ी ई, तो अ और ई मिलकर ए बनाते हैं तो बनेगा परमेश्वर, यहां ए आ जाएगा। ज्ञान जमा उपदेश, ज्ञान के अंत में अ, उपदेश के शुरू में छोटा उ, तो अ और छोटा उ बनेगा ओ, तो यहां आ जाएगा ज्ञानोपदेश। एक और देखो, देव जमा ऋषि, देव के अंत में अ और ऋषि के शुरू में री, तो अ और री बना अर, तो यहां देवर्षि आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अर का र आधा है और आधा र अगले वर्ण के ऊपर लगता है, कुछ इस तरह से। बच्चों दीर्घ का अर्थ मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब वृद्धि संधि, इसका डायग्राम ये है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो इन दोनों में बढ़ा हुआ रूप है ये और इन दोनों में बढ़ा हुआ रूप है ये, इस तरह से आपको याद भी रह जाएगा, तो ये इसीलिए बताया था। और इसकी परिभाषा आप समझ ही गए होंगे, है ना, यहां पर लिख भी दी है, तो देख लेना। उदाहरण देखो, सदा जमा एव, तो सदा के अंत में आ और एव के शुरू में ए, तो आ और ए मिलकर आई हो जाते हैं तो बनेगा सदैव। अब आपको लग रहा हो कि यहां तो एक मात्रा थी, अब यहां दो कैसे आ गई, तो बच्चों ध्यान से सुनो, एक मात्रा तो एक ही होती ही है और एक इसके ऊपर लगी हुई है तो दो हो जाती हैं मिलकर, इसीलिए ये सदैव हो जाता है, यानी दो मात्रा लग जाती है। और उदाहरण देखो, महा जमा ओज, आ और ओ, आ और ओ बना औ, तो बनेगा महोज, यहां औ हो जाएगा। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब यण संधि देखो, ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो य में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये भिन्न स्वर क्या है, ध्यान से देखो, ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, मतलब वैसा ही स्वर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ जाए वो सब भिन्न स्वर हैं, ठीक है। भिन्न मतलब अलग, उससे अलग हो जाए, यानी ई के बाद ई ना हो, ई के बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना, है ना। तो ई के बाद कोई और स्वर हो, इसीलिए कहा गया है ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो य, और उ या उ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो व, और री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो र में बनेगा, मतलब र परिवर्तित होगा। और यही सेम इसकी परिभाषा भी है। उदाहरण देखो, इति जमा आदि, यहां ई और यहां आ यानी भिन्न स्वर, ई और भिन्न स्वर मिलकर य बनाते हैं तो ये बनेगा इत्यादि, ये आ जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, तो ये जो य है ना वो यहीं से आया है। ऐसे ही सु जमा आगत तो बना स्वागत, क्योंकि उ और भिन्न स्वर वह बनाते हैं। अब अयाधि संधि देखो, अब तक हम छोटी ई और बड़ी ई इकट्ठी लिख रहे थे, जैसे गुण संधि में भी लिखी, ऐसे वृद्धि संधि में भी छोटी और बड़ी ई इकट्ठी लिख रहे थे, ई ऑब्लिक ई यानी छोटी और बड़ी ई। ऐसे ही ऊ में भी ऐसे ही कर रहे थे, छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ इकट्ठा लिख रहे थे ना। लेकिन अयाधि संधि के लिए ये वैलिड नहीं है, इसको अलग अलग लिखना है। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो चार वर्ण हैं ये अलग अलग इस तरह से लिखे जाएंगे और ये डायग्राम ध्यान से समझो, ए और भिन्न स्वर मिलकर अय बनाते हैं। ऐसे ही अय जमा भिन्न स्वर आय, और ओ जमा भिन्न स्वर औ, और ऐसे ही औ जमा भिन्न स्वर
आव बनाते हैं और यही इसकी परिभाषा भी है। उदाहरण देखो, ने जमा अन बना नयन। न के अंत में ए और अन के शुरू में भिन्न स्वर, तो परिवर्तन अय होगा जिससे ये नयन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पो जमा अक तो बनेगा पावक। कैसे? औ जमा भिन्न स्वर से ये आव हो जाता है जिससे ये पावक हो गया। अब ये अयाधी संधि का ही एक उदाहरण है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखो, दीर्घ संधि के डायग्राम में ये सभी स्वर लिए थे, है ना, ये तीन तरह के जो जोड़े थे इनको लिया था। उसके बाद गुण संधि, गुण संधि में ये एक स्वर और ऐड कर दिया था, है ना। इसके बाद बाकी बचे हुए स्वर वृद्धि संधि में आ गए थे। तो इस तरह से एक बार सभी स्वर कवर हो गए, है ना, वृद्धि संधि तक। अब बच गए दो भेद और, यानी यण संधि और अयाधी संधि। इनके लिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। यण संधि में ये सब स्वरों का प्रयोग था और अयाधी संधि में बाकी बचे हुए स्वरों का। ये इसीलिए बता रहा हूं, इस तरह से आपको बहुत अच्छे से याद रह सकता है। बात अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, अब तक आपने वीडियो देख लिया ना, तो संधि के बारे में काफी कुछ समझ गए हो, लेकिन परफेक्ट नहीं हुए हो। परफेक्ट हो गए आप प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कहां से होगी? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक के माध्यम से। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां आपको ढेर सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, तो वो जरूर करना। और साथ ही अदर टॉपिक्स जो आपको मुश्किल लगते हैं वो भी आपको हिंदी व्याकरण के ट्रिक के साथ समझाए गए हैं। वो मिलेंगे कहां? वो भी आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएंगे। वो भी आप जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझ लिया। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वार्षिक जमा उत्सव शब्द में संधि है। कौन सी संधि है ये आपको बताना है, लेकिन उससे पहले बच्चों ध्यान से सुनो। आपको हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। वार्षिक जमा उत्सव शब्द में संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि या डी गुण संधि। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी गुण संधि। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दयानंद शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन ए यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अभी जमा उदय की संधि कीजिए। अब ऑप्शन सुनिए। अभ्युदय, अगला है अभ्योदय, अगला है अभिउदय और उससे अगला है अभिउदय, मतलब इसमें छोटी ही है। चलिए 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अभ्युदय। कुछ इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। इसका सही विच्छेद बताना है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए सत्य जमा ग्रह, ऑप्शन बी सत्य जमा आग्रह, सी सत्य जमा ग्रह, ऑप्शन डी सत्य जमा आग्रह। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है सत्य जमा आग्रह। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस पेज पर आपको A to Z टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी आपकी क्लास से रिलेटेड। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।